पैसिफिक ओशियन में एलियंस ने खोला दूसरी दुनिया का एक ऐसा दरवाजा जहां से तबाही के अलावा कुछ भी नहीं आता। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग पैसिफिक रिम। इंसानों का हमेशा से मानना था कि ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं एलियंस हैं और वो कभी ना कभी हमारी दुनिया में आसमान से जरूर उतरेंगे, पर इंसान पूरी तरह से तब गलत हो गए जब एलियंस पैसिफिक ओशियन के गर्भ से, जहां पर दो टेक्टोनिक प्लेट्स है और इस जगह पर एक ऐसा दरवाजा है जो दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ता है, और इसी दरवाजे से निकला दूसरी दुनिया का एक अजीबो गरीब जीव जिसे काइजू कहा जाता है। जापानीज में काइजू का मतलब होता है जाइंट बीस्ट, यानी विशाल काय जानवर। काइजू धरती की सतह पर आने के बाद तबाही मचा देता है। 6 दिनों में उसने 3 शहरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया, लाखों लोगों को मार दिया। हालांकि आर्मी काइजू को मार गिराती है, लेकिन ये सिलसिला इतनी आसानी से नहीं थमता। 6 महीने बाद एक और आक्रमण होता है और इसके बाद एक के बाद एक कई आक्रमण हुए। इंसान समझ गए कि ये सिलसिला अब खत्म होने वाला नहीं है, इसीलिए पूरी दुनिया में जितने भी देश थे वो सब एकजुट हो गए, क्योंकि अब इंसानियत को बचाने का सवाल था। इंसान समझ चुके थे कि इस हैवान से लड़ने के लिए उन्हें एक और हैवान को तैयार करना पड़ेगा। इसीलिए इंसानों ने एक प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम का नाम था ईएगर। इसमें बहुत बड़े बड़े रोबोट्स बनाए गए, पर ये रोबोट्स इतने बड़े थे कि इन्हें एक पायलट कंट्रोल नहीं कर पाया। उसकी हेल्थ, उसके दिमाग पर इसका बुरा असर होने लगा। इसीलिए इस रोबोट की प्रोग्रामिंग को चेंज किया और अब इसे 2 पायलट एक साथ कंट्रोल करेंगे। पर दोनों पायलट्स के दिमाग का कोऑर्डिनेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये इस तरह से है जैसे एक दिमाग को 2 दिमाग कंट्रोल करेंगे। इंसान इसमें पूरी तरह से कामयाब रहे। जल्द ही जितने भी काइजू धरती की गोद से निकलते उन सब को ये विशाल रोबोट मार देते, और अब काइजू इंसानों के लिए सिर्फ एक मजाक बनकर रह गए। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और 7 साल बीत गए। इंसानों को अब अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। वो जानते हैं कि कभी भी कोई काइजू समंदर की कोख से निकलेगा तो उनका विशाल रोबोट जिसे 2 पायलट्स कंट्रोल करते हैं वो उस काइजू को खत्म कर देंगे। 7 साल बीत जाते हैं और एक दिन रडार में पता चलता है कि ओशियन से एक और काइजू बाहर निकल रहा है, और ये कैटेगरी 3 है, यानी कि आज तक जितने भी काइजू समंदर की गोद से बाहर निकले वो 2 अलग अलग तरह के थे, और ये काइजू उनसे अलग और उनसे शक्तिशाली है। यहाँ पर 2 जुड़वा भाइयों को दिखाया जाता है। एक का नाम होता है येंसी और दूसरे का राइली। ये दोनों उस विशाल मशीन को, यानी कि रोबोट को कंट्रोल करेंगे जो काइजू को मारने के लिए जाएगा। ये दोनों के दोनों रोबोट के अंदर बैठ जाते हैं। इन दोनों के दिमाग को सिंक किया जाता है ताकि इन दोनों का दिमाग एक ही तरह से काम करें। ये दोनों अपने रोबोट से इस तरह से जुड़े होते हैं कि जो नुकसान रोबोट को पहुंचेगा इन्हें भी पहुंचेगा, और अब ये अपने रोबोट को लेकर समंदर में निकल पड़ते हैं। इनकी मशीन, इनका रोबोट इतना ऊंचा, इतना बड़ा है कि वो समंदर में डूब ही नहीं सकता। ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर काइजू है। वहां पर मछुआरों की एक बोट भी होती है। सबसे पहले ये उस बोट को बचाते हैं और इसके बाद काइजू पर हमला करते हैं। हालांकि आज से पहले ये जिन 2 अलग अलग कैटेगरी के काइजू से लड़े थे उन्हें इन्होंने आराम से हरा दिया था, पर ये बहुत शक्तिशाली होता है। फिर भी ये इस काइजू को एक जोर का इलेक्ट्रिक झटका देकर मार देते हैं, और तभी कंट्रोल रूम से इन्हें बताया जाता है कि काइजू अभी भी जिंदा है, तुम्हें जल्दी वापस लौटना होगा। पर ये उनकी बात नहीं सुनते और काइजू से लड़ते हैं। काइजू इनके रोबोट के लेफ्ट हैंड को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। साथ ही साथ रोबोट का जो सिर होता है जिसके अंदर ये दोनों भाई हैं, काइजू उसे भी तोड़ देता है और येंसी को वहां से निकाल कर मार देता है। रायली इस बात से पूरी तरह से सदमे में होता है और वो अपने रोबोट की पूरी पावर यूज करके काइजू को मार देता है, पर उसने अपने भाई को खो दिया है जिसका उसे बहुत दुख होता है। वो किसी तरह से समंदर के किनारे आता है और वहीं पर गिर जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 5 साल बीत जाते हैं, और अब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को, जो ईगर प्रोग्राम में फंडिंग करते हैं, उन्हें एहसास हो चुका है कि वो काइजू से नहीं जीत सकते। काइजू इंसानों के बचाव के तरीकों को समझ चुके हैं। वो हर बार ज्यादा डिवेलप होकर धरती पर आते हैं और अब कैटेगरी 4 के काइजू धरती पर आना शुरू हो गए। इसीलिए वर्ल्ड लीडर्स ये फैसला करते हैं कि वो ईगर प्रोग्राम
प्रोग्राम को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, जिसमें बड़े बड़े रोबोट्स काइजू से लड़ते हैं। वो मार्शल को बताते हैं कि तुम अपने सारे रोबोट्स आखिरी स्टेशन जो कि हांगकांग में, वहां पर ले जा सकते हो। अगले 8 महीनों तक हम तुम्हें फंडिंग करते रहेंगे जब तक कोस्टल वॉल तैयार नहीं हो जाती। दरअसल समंदर के चारों तरफ एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी की जा रही है जो अगले 8 महीनों में तैयार हो जाएगी ताकि काइजू दीवार के उस तरफ ना आ सके। और मार्शल भी इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं। वो ईगर प्रोग्राम को यानी कि रोबोट्स वाले प्रोग्राम को खत्म नहीं करना चाहते, इसीलिए वो अपनी अलग से एक टीम बनाने का फैसला करते हैं। वो किसी तरह से राइली तक पहुंच जाते हैं जो कि अब ईगर प्रोग्राम को पूरी तरह से छोड़ चुका है, क्योंकि जब उसके भाई को काइजू ने मारा था तो वो उसके दिमाग से जुड़ा हुआ था। मार्शल उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। पिछले 6 महीनों में मुझे जितने भी पुराने रोबोट्स मिले मैंने उन सबको ठीक कर दिया, और एक पुराना रोबोट मार्क 3 जिसे तुम चलाते थे उसके लिए मुझे एक पायलट की जरूरत है। राइली साफ साफ मना कर देता है, पर मार्शल कहते हैं कि तुम्हें पूरी दुनिया को बचाना होगा, ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। इसीलिए राइली उनकी बात मान जाता है और अब वो मार्शल के साथ हांगकांग पहुंच जाता है जहां पर ये सब के सब सीक्रेटली इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। इनके पास अब सिर्फ 4 ही रोबोट्स बचे हैं। मार्शल बताता है कि हम ओशियन की उस दरार पर परमाणु हमला करेंगे जहां से काइजू बाहर निकलते हैं। रैली कहता है कि हम पहले भी कोशिश कर चुके हैं, उस दरार के अंदर कुछ भी नहीं जाता। मार्शल कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, बस तुम तैयार रहो। यहाँ पर मार्शल की अडॉप्टेड डॉटर को भी दिखाया जाता है जिसका नाम माको है। वो इस पूरे प्रोग्राम की डायरेक्टर है। माको मार्शल से कहती है कि वो रैली के साथ को पायलट बनना चाहती है ताकि उसके साथ दिमाग से जुड़कर वो रोबोट को कंट्रोल करे और काइजू से लड़े, पर मार्शल साफ साफ मना कर देते हैं। दरअसल माको के माँ बाप को काइजू ने मारा था। मार्शल कहते हैं कि बदला एक घाव की तरह होता है और जिसके दिमाग में ऐसे घाव होते हैं वो दूसरे पायलट के दिमाग से नहीं जुड़ सकता, इसीलिए वो माको को मना कर देते हैं। और अब रैली के लिए यहाँ पर को पायलट चुनने का प्रोसेस शुरू होता है जिसमें कई फाइटर्स को एक एक करके रैली से लड़ना होगा और रैली सभी को 1 या 2 वार में हरा देता है और इसके बाद माको उससे लड़ने के लिए आती है। माको और रैली दोनों बराबर के फाइटर होते हैं, इसीलिए फैसला किया जाता है कि रैली का अब नया को पायलट और कोई नहीं बल्कि माको होगी। इन दोनों को टेस्टिंग के लिए इनकी रोबोट के अंदर बिठाया जाता है जहां पर इन दोनों के दिमाग को जोड़ा जाता है, पर कुछ ही पल बाद रैली उस पल में खो जाता है जिस पल में काइजू ने उसके भाई को मारा था। इस वजह से माको से उसके दिमाग का कनेक्शन पूरी तरह से टूट जाता है। माको भी अपने बचपन के उस पल में खो जाती है जिस पल में काइजू ने उसके माँ बाप को मारा था और उसका पीछा कर रहा था। रैली भी उसके बचपन के इस पल को देख सकता है। वो माको को समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ एक भ्रम है, असलियत नहीं है, पर माको को कुछ भी समझ में नहीं आता और हकीकत में जहां पर वो रोबोट के अंदर बैठी हुई है वहां पर वो प्लाज्मा कैनन हथियार को एक्टिवेट कर देती है और अगर ये चल गया तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब के सब मारे जाएंगे। चारों तरफ अफरा तफरी हो जाती है, पर इससे पहले कि माँ को इस हथियार को चलाती पावर कनेक्शन ऑफ कर दिया जाता है जिससे रोबोट ऑफ हो जाता है। इस घटना के बाद मार्शल माको को पायलट की पोस्ट से निकाल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम न्यूटन होता है। वो अपने दिमाग को काइजू के उस दिमाग से, जिस दिमाग को यहाँ पर इन्होंने केमिकल के अंदर डुबा के रखा होता है, उससे जोड़ता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से 2 पायलट एक दूसरे के दिमाग से जुड़ते हैं। और जब न्यूटन अपने दिमाग को काइजू के दिमाग से जोड़ता है तो उसे वो जगह दिखती है जहाँ से सारे के सारे काइजू आते हैं। उसे वहाँ पर कुछ एलियंस भी दिखते हैं जो इन काइजू को बना रहे होते हैं। और अब मार्शल न्यूटन के पास आते हैं। न्यूटन उन्हें बताता है कि 1 से 4 कैटेगरी के काइजू जो अब तक धरती पर आए हैं ये सिर्फ जगह को साफ करने के लिए आए हैं। इसके बाद जो अगली कैटेगरी के काइजू आएंगे वो इंसानों को मारने के लिए आएंगे। ये धरती पर पहले भी आ चुके हैं जब डायनासोर्स थे, पर उस वक्त धरती का एटमॉस्फेयर इन एलियंस के लिए पर्याप्त नहीं था, इसीलिए एलियंस वापस चले गए और इंतजार करते रहे। और अब ओजोन लेयर की कमी के कारण धरती पर कार्बन मोनोऑक्साइड और धरती पर पॉल्यूटेड वाटर के कारण धरती का एटमॉस्फेयर इन एलियंस के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है। इसीलिए धरती पर कब्जा करके यहाँ के सारे रिसोर्सेज को यूज करना चाहते हैं। इन एलियंस का यही काम है, ये एक के बाद एक हर ग्रह पर अपना कब्जा करते हैं और वहां के रिसोर्सेज को यूज करके ये अगले ग्रह की ओर कूच कर जाते हैं। मार्शल न्यूटन से कहते हैं कि तुम्हें काइजू के दिमाग से एक बार फिर से जुड़ना होगा ताकि हमें और भी इंफॉर्मेशन मिल सके।
चाहिए। न्यूटन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये दिमाग लगभग पूरी तरह से डेड है। इसके लिए मुझे काइजू का दूसरा दिमाग चाहिए होगा जो पूरी तरह से डेड ना हो। वहीं मार्शल को पता चलता है कि पैसिफिक ओशियन से 2 और काइजू बाहर निकले जो कैटेगरी 4 के हैं। वो अपने रोबोट्स को इन्हें रोकने के लिए, इन्हें मारने के लिए भेजते हैं, पर वो रैली को कहते हैं कि तुम यहीं पर रुकोगे क्योंकि उसके पास कोई भी पार्टनर नहीं है और वो अकेले इस रोबोट को नहीं चला सकता। सबसे पहले एक रोबोट एक काइजू से लड़ता है, पर काइजू बहुत शक्तिशाली है, इसीलिए वो उस रोबोट को पूरी तरह से तबाह कर देता है। इसके बाद दूसरा रोबोट जब वहां पर जाता है तो काइजू अपनी बॉडी के अंदर से एक तरल पदार्थ निकालता है और रोबोट के ऊपर फेंकता है, जिससे उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। यानी कि इन्होंने अपने 2 रोबोट्स खो दिए और अब यहाँ पर तीसरा रोबोट आता है। वो काइजू पर पूरी तरह से हावी हो जाता है और जैसे वो अपने एयर मिसाइल से उसे मारने वाला होता है, काइजू अपनी बॉडी से ईएमपी ब्लास्ट करता है, यानी कि वो अपनी बॉडी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ता है, जिससे न सिर्फ रोबोट बल्कि जो इनका कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है वो पूरा का पूरा बंद हो जाता है। अब ये अपने रोबोट से संपर्क नहीं कर सकते। इसीलिए वहां पर जो रैली होता है वो कहता है कि तुम्हें हमें भेजना होगा क्योंकि उनके रोबोट के चलने की टेक्नोलॉजी पुरानी होती है, वो न्यूक्लियर रिएक्टर से चलता है, जबकि अब जो नए रोबोट्स हैं वो सब के सब डिजिटल हैं। मार्शल को रैली की बात माननी पड़ती है और वो माको को, जिसे वो अपनी बेटी से भी ज्यादा समझता है, जिसे उसने बचपन से पाला है, उसे रैली का को पार्टनर बनाने के लिए तैयार हो जाता है। ये दोनों अपने रोबोट पर बैठते हैं और उस जगह पहुंचते हैं जहां पर इनका तीसरा रोबोट है जो पूरी तरह से बंद हो चुका है। यहाँ पर जो काइजू होता है, इससे पहले कि उस रोबोट के अंदर के लोगों को मारता, रैली और मोको उस पर हमला कर देते हैं। हालांकि ये रोबोट पुराना है लेकिन अब इसे अपग्रेड कर दिया गया है, इसीलिए पूरी तरह से काइजू पर हावी होता है और काइजू को खत्म कर देता है। वहीं दूसरे काइजू को दिखाया जाता है जो शहर की तरफ बढ़ रहा होता है। सबको ये इंफॉर्मेशन होती है, इसीलिए शहर में चारों तरफ अफरा तफरी होती है। न्यूटन यहाँ पर एक आदमी के पास होता है जिसका नाम हैनिबल है। ये काइजू के ऑर्गन्स का सौदा करता है जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजों के काम आते हैं। न्यूटन इस आदमी के पास काइजू का दिमाग लेने के लिए आया था ताकि न्यूटन उस दिमाग से जुड़कर एलियंस के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। पर जब हैनिबल को पता चलता है कि एक काइजू उन्हीं की तरफ आ रहा है तो वो न्यूटन को बताता है कि जब तुम काइजू के दिमाग से जुड़े थे तो कनेक्शन सिर्फ एक साइड से नहीं होता बल्कि कनेक्शन दोनों साइड से हुआ था। जिस तरह से तुम्हें उनके बारे में पता चला, एलियंस को भी तुम्हारे बारे में पता चल गया और ये काइजू यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मारने के लिए आ रहा है। ये जितने भी काइजू, जितने भी एलियंस हैं, ये सब के सब मधुमक्खी के छत्ते की तरह हैं जो एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। इन सब का डीएनए भी एक है। अब काइजू शहर में आ जाता है, पर इससे पहले कि वो न्यूटन तक पहुंचता, यहाँ पर रैली और मोको दोनों अपने रोबोट को लेकर आ जाते हैं और बचे हुए दूसरे काइजू से एक घमासान युद्ध लड़ते हैं। इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है, पर काइजू इनके रोबोट को पकड़कर आसमान में उड़ना शुरू कर देता है। वो इन्हें बहुत ऊपर ले जाता है, पर इससे पहले कि वो इन्हें एटमॉस्फेयर से बाहर ले जाता, ये दोनों के दोनों अपने रोबोट से तलवार निकालते हैं और काइजू का पंख काट देते हैं, जिससे दोनों के दोनों जमीन पर गिरना शुरू कर देते हैं। पर रैली और मोको अपने रोबोट के पावर बूस्टर को ऑन करके सुरक्षित तरीके से लैंडिंग कर देते हैं। वहीं काइजू जो मारा जा चुका है उसके पास न्यूटन और हैनिबल आते हैं। न्यूटन को किसी भी तरह से उसका दिमाग चाहिए, पर जैसे काइजू की मृत्यु होती है उसका दिमाग भी पूरी तरह से मर जाता है। पर यहाँ पर इनकी किस्मत अच्छी होती है, ये काइजू प्रेग्नेंट होता है, इसीलिए उसके पेट से उसका बच्चा निकलता है जो इनके ऊपर हमला करता है। पर इससे पहले कि वो न्यूटन को मार पाता, उसके पेट की जो नाल होती है जो अपनी माँ से जुड़ी होती है, काइजू के बच्चे के गले में फंदे की तरह अटक जाती है और वो बेहोश हो जाता है। हैनिबल को लगता है कि वो मर चुका है और जैसे ही वो उसके पास आता है वो बच्चा उसे निगल जाता है और एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मार्शल को दिखाया जाता है जो अब अपने बचे हुए 2 रोबोट्स के साथ अपने प्लान को अंजाम देना चाहते हैं, यानी कि वो उस दरार में जहां से काइजू निकलते हैं, जो कि दूसरी दुनिया का रास्ता है, उसके अंदर एटम बम डालकर उस दुनिया को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। पर मार्शल को इस बार खुद रोबोट में को पायलट बनकर जाना पड़ेगा क्योंकि इसका जो को पायलट होता है वो पूरी तरह से जख्मी होता है। और अब मार्शल और रैली दोनों के रोबोट उस तरफ निकल पड़ते हैं जहां पर वो दरार है जहां से काइजू ऊपर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ न्यूटन और उसके साथी को दिखाया जाता है जो काइजू के बच्चे से अपने दिमाग को जोड़ लेते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि मार्शल का प्लान कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि दूसरी दुनिया का जो रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ काइजू के लिए खुल सकता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि दोनों रोबोट उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से
से काइजू ऊपर आते हैं। वहां पर पहले से 2 काइजू होते हैं। न्यूटन दोनों रोबोट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है कि बिना काइजू के ये उस छेद के अंदर, उस दरवाजे के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। और अब यहाँ पर एक और काइजू दरवाजे के अंदर से निकलता है और ये कैटेगरी 5 होता है, यानी कि अब तक का सबसे खतरनाक काइजू। राइली और मोको के रोबोट के ऊपर एक काइजू हमला कर देता है, जिससे वो इनका हाथ भी तोड़ देता है, पर ये अपनी तलवार से उसके शरीर को चीर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैटेगरी 5 का जो काइजू होता है वो मार्शल के रोबोट पर हमला कर देता है। वो कुछ ही पलों में उनके रोबोट को डैमेज कर देता है, पर मार्शल भी उसे जख्मी करने में कामयाब हो जाते हैं। कैटेगरी 5 का काइजू अपने साथी को आवाज लगाता है और जब ये दोनों के दोनों काइजू मार्शल के रोबोट की तरफ आ रहे होते हैं तो वो रेली को बोलता है कि तुम्हें पता है कि क्या करना है, तुम्हें अपने काम को अंजाम देना होगा। और इसके बाद जैसे ही दोनों काइजू उस तक पहुंचते हैं वो अपने रोबोट में फिट एटम बम को ब्लास्ट कर देता है, जिससे दोनों की मृत्यु हो जाती है। वहीं रेली और मोको उस काइजू की लाश को लेके, जिसे इन्होंने तलवार से चीरा था, खाई की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी इनके सामने काइजू आ जाता है जो पूरी तरह से घायल होता है। दरअसल एटम बम से कैटेगरी 5 का काइजू तो मर गया था, पर यह अभी भी जिंदा होता है और रेली और मोको का रोबोट पूरी तरह से डैमेज है। फिर भी वो अपने पूरे सूट की पावर इस्तेमाल करते हैं और काइजू को लेकर उस खाई में कूद जाते हैं जो दूसरी दुनिया का रास्ता है। इन दोनों के बीच में कूदते हुए लड़ाई होती है और रेली और मोको अपने सूट की प्लाज्मा पावर से उसे मार देते हैं और जैसे ही दरवाजे तक पहुंचते हैं दरवाजा खुल जाता है। ये दोनों उस दरवाजे से अंदर गिरना शुरू हो जाते हैं। मोको का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, इसीलिए रेली उसके कैप्सूल को ऊपर सतह की तरफ भेज देता है और जब वो खुद दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है जहां वो परमाणु बम को ऑन कर देता है, सभी एलियन से देख रहे होते हैं पर किसी को कुछ समझ नहीं आता। और इससे पहले कि परमाणु बम ब्लास्ट होता, रेली अपने कैप्सूल को रिलीज कर देता है और तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे सभी एलियन से पूरी दुनिया, साथ ही साथ दूसरी दुनिया का दरवाजा जो हमारी दुनिया तक पहुंचता था, वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और अंत में दिखाया जाता है कि रेली और मोको अपने कैप्सूल्स में पानी की सतह तक सुरक्षित पहुंच जाते हैं। इन दोनों की जान बच जाती है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म पैसिफिक रिम की। ये फिल्म सन 2013 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.9। इस फिल्म का बजट था 180 से 200 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 411 मिलियन डॉलर्स की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।